एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है और ये आपका एक तरह का प्रश्न पत्र है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आपको जो एग्जाम में पेपर मिलता है, वो सेम टू सेम कुछ ऐसा ही मिलता है, जिसमें आपके पास समय होता है 3 घंटे का और एग्जाम का जो नंबर होता है, वो 80 नंबर का होता है। तो इसमें आपको कुछ ऐसे प्रश्न बांटे गए हैं जैसे कि यहाँ पे साफ-साफ बताया गया है कि 4 खंडों में पेपर को बांटा गया है। कुल टोटल अगर हम प्रश्नों की बात करें तो 38 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इसमें हमारे पास जो खंड संख्या है वो 4 है, जिसमें पहला खंड हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हमें 1 से 20 तक के प्रश्नों को करना है और प्रश्न का उत्तर जो है वो सिर्फ एक ही होगा। मतलब 4 ऑप्शन में से हमें किसी एक ऑप्शन को चुनना है। इसके अलावा 21 से 29 तक जो प्रश्न है, अर्थात 21 से 29 तक का जो प्रश्न है, वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। मतलब जिसके जवाब होंगे बहुत बड़े नहीं होंगे, छोटे से जवाब होंगे और इन सभी प्रश्नों का आपको मात्र 2 अंक दिया जाएगा और इसके उत्तर आपको जो है वो लगभग-लगभग 30 शब्दों में, 40 शब्दों में आपको लिखना है। आप 30 शब्द से कम नहीं लिखेंगे और 40 शब्द से आपको ज़्यादा भी नहीं लिखना है। इसके अलावा जो आपका 5वां नंबर पॉइंट है, वो यही कहता है कि 30 से 35 जो प्रश्न संख्या होगा, ये लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। मतलब ये लगभग-लगभग 4 अंकों का प्रश्न होगा और इसमें जो आपको उत्तर लिखना है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएँगे, उसके आंसर जो हैं, वो लगभग-लगभग 80 शब्दों से 100 शब्दों तक आपको लिखना है। इसके अलावा नंबर 6 हमारा कहता है कि 36 से लेके 36 से लेके 38 तक के जो प्रश्न हैं, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। मतलब इसके जवाब जो है वो आपको बड़े लिखने हैं क्योंकि इसके प्रश्न के संख्या में आपको इसके 6 मार्क्स मिलने वाले हैं और ये 200 शब्दों से 250 शब्दों के बीच में आपको इसके उत्तर लिखने होंगे और ये जो प्रश्न होगा वो गद्यांश होगा। मतलब कि एक पैराग्राफ टाइप का होगा, उसी से आपके प्रश्नों का उत्तर निकल के आएगा। तो सबसे पहला जो हमारा खंड क है अर्थात सेक्शन ए है, हम इसको देखते हैं। सेक्शन ए में अर्थात खंड क में हमारे पास 1 से लेके 20 तक के प्रश्न होंगे, जिसके जवाब हमें ऑब्जेक्टिव में अर्थात 4 उत्तर में से किसी एक उत्तर को हमें चुनना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, समकालीन इतिहास के तथ्य पुरुषों और स्त्रियों की सफलता और असफलता के तथ्य भी हैं। एक समाज का औद्योगिकरण होता है तो इसमें से क्या होता है? प्रश्न को पहले समझना है कि प्रश्न हमारा क्या कहता है। समकालीन इतिहास मतलब हमारा जो हिस्ट्री है, इसमें पुरुष और स्त्री अर्थात महिला एवं पुरुष की सफलता और असफलता के तथ्य भी है। हमारा जो समकालीन इतिहास रहा है, उसमें महिलाओं और पुरुष के कई सारी सफलताओं की कहानी भी है और असफलताओं की कहानी भी है। तो प्रश्न हमारा मुख्य रूप से ये कहता है, जब एक समाज का औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण के बारे में आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले से पढ़ रखा है, तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा कहता है, एक किसान श्रमिक बन जाता है। श्रमिक मतलब होता है कि किसान जो होता है, जो फार्मर होते हैं, वो एक मतलब कि ऐसे लेवल पे आ जाते हैं जिसपे उनको दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता है। ख ऑप्शन कहता है, एक सामंत जो है वो समाप्त हो जाता है। सामंत भी आपने पहले से पढ़ रखा है। सामंत का मतलब होता है जमींदारी। जो बड़े-बड़े जमीनों के मालिक होते थे उनको हम सामंत कहते हैं। और ग ऑप्शन हमारा कहता है, एक सामंत जो है वो व्यवसायी बन जाता है, मतलब व्यापारी बन जाता है, बिजनेसमैन बन जाता है और एक किसान पर कोई असर नहीं होता। हमारे पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन का जो प्रश्न है वो कहता है, जब समाज में औद्योगिकरण होता है तो इसमें से क्या नहीं होता है? तो इसमें से देखिए उत्तर भी आपके साइड में ही लिखा हुआ है कि जब समाज में औद्योगिकरण होता है, जब मशीनों का बहुत ज्यादा कारखाना खोला जाता है, जब बहुत बड़े-बड़े उद्योग लगाए जाते हैं, तो इससे ना किसान पर कोई असर नहीं पड़ता है। किसान पे असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि किसान जो है ये इन सभी उद्योगों के अंदर कच्चा माल पूर्ति करने का एक साधन है। तो उस पे क्या असर पड़ेगा? उसके तो और फायदे हैं। वो अपने आप को और बेहतर बना सकता है। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जब एक किसान जब समाज में औद्योगिकरण होता है तो इन चारों ऑप्शन में से क्या नहीं होता है, तो आप बताएंगे एक किसान पे इसमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर हमारा 2 कहता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि अभिकथन और कारण वाले प्रश्न जो हैं वो 10th 11th 12th के सोशल साइंस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा कहता है, समाज शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया जाता है।
समाज शास्त्र का विधिवत मतलब कि प्रोसेस बाय मतलब स्टेप बाय स्टेप तरीके से अध्ययन किया जाता है। कारण क्या कह रहा है? यह अध्ययन दार्शनिक और धार्मिक अनुचिंतन एवं साथ ही समाज के रोजमर्रा के सामान्य प्रेक्षण से एकदम अलग है। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि समाज शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्यों? कारण हमारे पास दिया है कि एक अध्ययन जो है, ये जो समाज शास्त्र का अध्ययन है, पढ़ाई है, जानकारी है, ये दार्शनिक और धर्म के अनुसार अनुचिंतन एक ही साथ समाज के रोजमर्रा एवं सामान्य परीक्षण से अलग है। क्या ये हमारे समाज के जाति धर्म संस्कृति से अलग है? क्या हम इससे अलग तरह के पढ़ाई को समाज शास्त्र में करते हैं? तो देखिए यहाँ पे हम ये आपको उत्तर में आपके पास क ख ग घ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से पहला कहता है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब कि ऑप्शन ए में कह रहा है कि ए जो कथन है वो सही है और हम यह अध्ययन जो है ये बिल्कुल हमारे धार्मिक अनुचिंतन। तो देखिए समाज में जो समाज शास्त्र का पढ़ाई है ये मुख्य रूप से समाज के लोगों के जीवन पद्धति को बेहतर बनाने के लिए है, ये नहीं कि उनको हम गर्त में धकेल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है क्योंकि आपका ए और आर दोनों सही है। ए जो ऑप्शन है जो समाज शास्त्र का विधिवत अध्ययन है वो क्या करता है कि धार्मिक अनुचितन और समाज के रोजमर्रा के समान प्रेक्षण से एकदम अलग माना जाता है। इसके रीजन कई सारे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ए गलत है और आर सही है, ये हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि समाज शास्त्र जो है वो वाकई में एक समाज का विधिवत अध्ययन होता है, प्रोसेस बाय अध्ययन होता है। अगर आपको किसी समाज को बेहतर तरीके से समझना है और उसके बारे में जानकारी हासिल करना है तो आप अचानक से जाके किसी समाज को नहीं समझ सकते हो। उस समाज में आपको रह के उसके चीजों को बारीकी से समझ के ही अध्ययन किया जा सकता है। तो ये दूसरा प्रश्न था। अब हमारा तीसरा प्रश्न कहता है डैश वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद और वितरण का अध्ययन करता है। ऐसी कौन सी चीज है जो सेवाओं और उत्पादन के वितरण, वितरण का मतलब होता है बांटना, किसी चीज को स्प्रेड करना, अध्ययन होता है। तो समाज शास्त्र जो है वो वितरण का अध्ययन नहीं होता, ये समाज के पहलुओं का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र में क्या होता है? समाज से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं जिससे एक समाज की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाता हो उसका अध्ययन होता है। तो आपको पता है कि अगर आपको समाज को बेहतर बनाना है तो उसके व्यापार, नौकरी, कारखाने, फैक्ट्री, सरकार सभी के अध्ययन को करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है अर्थशास्त्र वो हमारा इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न हमारा कहता है अधिकतम आज एक सरल और जटिल समाज में अंतर को स्वयं एक बड़े पुनर्विचार की आवश्यकता है। क्या होता है अक्सर सोशियोलॉजी में क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं लेकिन इसे इतना घुमा फिरा के पूछा जाता है ना कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे जो है ना वो समझते हैं यार मैंने तो बुक से कुछ और पढ़ा था, मैंने सिलेबस में कुछ और पढ़ा था, यहाँ पे प्रश्न कुछ और क्यों आ रहा है? तो आपको प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। मतलब एक सरल और जटिल समाज में अंतर को स्वयं एक बड़े पुनर्विचार की आवश्यकता है। जब भी हम किसी समाज की बात करते हैं तो समाज की व्यवस्था सरल और जटिल दोनों होती है क्योंकि हमारा जो शास्त्र है, खासकर जिस सब्जेक्ट को भी हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी, इसमें हमें समाज से जुड़े उन सभी मुद्दों को बड़े ही बारीकी से ध्यान देना होता है। अब यहाँ पे आपको कारण बताया है कि भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजाति का और वर्ग का एक सामुदायिक मिश्रण है। हम शुरुआत से यही पढ़ते आए हैं कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति, बोलचाल, खान पान, भेष भाषा के लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे विविधता है। तो अब हमारा इसमें कॉज कहता है ए और आर दोनों सही है। कारण में हमारा यहाँ पे आर है। अब ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे समझिए बात को कि ए और आर दोनों सही है लेकिन यहाँ पे आर ए की सही व्याख्या करता है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हमारा भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पे जनजाति और वर्ग का, समुदाय का मिश्रण होता है। तो ये जो है व्याख्या करता है, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा हमारा कहता है ए और आर दोनों सही है।
लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब आर जो है वो ए को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, मतलब अपने शब्दों से उसकी व्याख्या, उसका एक्सप्लेनेशन उस लेवल पे नहीं कर रहा है जिस लेवल पे इसको होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ख जो है चौथे का वो सही होगा। पांचवा प्रश्न हमारा कहता है विषय के इतिहास को समझने से, किसी भी सब्जेक्ट के हिस्ट्री को समझने से हमें क्या प्राप्त होता है? तो विषय को समझने में सहायता मिलता है, विषय को समझने में सहायता नहीं मिलता है, विषय को समझने में दुविधा होता है और विषय समझना कठिन होता है। ध्यान से समझिएगा, किसी भी विषय के इतिहास को, हिस्ट्री को जब हम समझने की में सहायता प्राप्त करते हैं तो उसमें ये हमारे पास चार ऑप्शन है कि क्या हम विषय को समझने में सहायता प्रदान करते हैं, विषय को समझने में सहायता नहीं मिलता है, विषय को समझने में दुविधा होता है और विषय को समझने में कठिनाई होती है। तो जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट के या किसी भी मुद्दे के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें उस विषय को समझने में सहायता प्राप्त होता है। यहाँ पे ऑप्शन क जो है ये इसका सही उत्तर होगा। 6 नंबर प्रश्न हमारा कहता है समाज शास्त्र समाज के सभी पक्षों के अध्ययन को समर्पित है। समाज शास्त्र में समाज के जितने भी पहलू होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, उन सभी का बारीकी से अध्ययन करना होता है। जबकि परंपरागत राजनीति विज्ञान ने अपने शक्ति के डैश संगठन के साकार के रूप में अध्ययन तक सीमित रखा। पहले तो प्रश्न को समझना है कि हमारा सोशियोलॉजी जो है वो हमारे समाज के सभी मुद्दों के अध्ययन को करता है, एक्सेप्ट करता है, रीड करता है, उसको समझता है। इसके अलावा परंपरागत राजनीति जो है, जो पॉलिटिक्स है, क्या उसके शक्ति के डैश संगठन के साकार के रूप में अध्ययन को सीमित रखा है, मतलब उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया है। हमारा जो पॉलिटिक्स है, जो परंपरागत रूप से चलता आया है, वो किस रूप से इसको कंट्रोल करने का कोशिश किया है। तो देखिए, ये ऑफिशियल है, औपचारिक संगठन के साकार के रूप में अध्ययन तक सीमित रखा है। यहाँ पे औपचारिक होगा, ये ऑप्शन घ जो है इसका वो सही उत्तर होगा। 7वां प्रश्न हमारा कहता है उन अनेक साधनों से जिनके द्वारा समाज अपने उद्दंड या फिर उपद्रवी सदस्यों को पुनः राह पर लाता है उसे क्या कहते हैं? एक समाज में उपद्रवी कहने का मतलब है शैतान लोग, जो समाज में उपद्रव फैलाते हैं, दंगे फैलाते हैं, गलत काम करते हैं, तो उन्हें हम उपद्रवी कहते हैं। तो उनको अगर फिर से वापस सही किया जाए, उनको वापस रास्ते पे लाया जाए, उनको अच्छा इंसान बनाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या आप सजा कहोगे? ऑप्शन क हमारा सजा है, ख पुरस्कार है, तीसरा हमारा सामाजिक नियंत्रण है और घ हमारा संघर्ष है। तो ऐसे लोग जो समाज में बुरे काम करते हैं, सही रास्ते पे नहीं है, समाज के नीति नियम कानून को भंग करते हैं, उनको वापस अगर सही रास्ते पे लाया जाए तो उसे हम समाज का नियंत्रण करना कहेंगे, समाज को नियंत्रण में लाना कहेंगे। 8वां प्रश्न हमारा कहता है किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वो अपने आदर्श की तरह देखते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है। अब ध्यान से फिर से आपको प्रश्न को समझना है कि हम अपने जीवन में कई बार हमारे खुद के आइडल भी होते हैं जिनको देख के हम वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आइडल मानते हैं, आईएएस आईपीएस को अपना आइडल मानते हैं, उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं, तो वो संदर्भ समूह कहलाते हैं। हम अपने संदर्भ समूह से संबंधित नहीं होते, पर हम अपने आप को उस समय से उस ग्रुप से, उस समूह से अभी निर्धारित अवश्य करते हैं, मतलब हम उनके साथ अपने आप को जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम उसके समूह से जुड़े हुए नहीं हैं, फिर भी हम उस तरह की बनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फिर से ऑप्शंस हैं। इसमें हमारे पास है कि संदर्भ समूह संस्कृति के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, कि संदर्भ समूह जो होता है वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियों को प्रदान करता है। दूसरा है संदर्भ समूह जीवन शैली के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तीसरा हमारा कहता है संदर्भ समूह ही महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इस प्रश्न में संदर्भ समूह को जानकारी के स्रोत के साथ जोड़ा गया है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है संदर्भ समूह संस्कृति के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, ये हमारा सही पॉइंट है। अर्थात आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 8वें
का जो घ है 1 और 2 वो तो सही है, लेकिन तीसरा है जो महत्वाकांक्षा और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ऐसा नहीं है, कोई एम नहीं होता है। संदर्भ समूह में किसी भी टारगेट को पूरा करना नहीं होता है। तो तीसरा हमारा गलत है और पहला और दूसरा हमारा सही है। फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 9वां प्रश्न। प्रश्न हमारा कहता है राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज में शक्ति के बंटवारे से है। सामाजिक संस्थाओं को समझने में दो संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये है शक्ति और सत्ता। शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरे करने की योग्यता है। इसका अभिप्राय है कि जिसके पास शक्ति है वो वैसा करता है क्योंकि दूसरों के पास शक्ति नहीं होती। अब ध्यान से इस मुद्दे को समझिए, इतनी बड़े लाइन में क्या कहा गया। आप भी सोच रहे होंगे एक नंबर के प्रश्न में इतना बड़ा पैराग्राफ डाल दिया। तो देखिए राजनीतिक सत्ता जो है और सरोकार जो है वो शक्ति का पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन आपने गौर किया होगा जिसके पास पावर है वो अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करता है। एक कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, वो अपने दम से अपने समाज में जो चाहता है वो करता है, और जिसके पास पावर नहीं है, वो पैसा वाला नहीं है, तो वो बेचारा चुपचाप रह जाता है। तो अब शक्ति के बारे में इसमें से क्या सही है क्या गलत है आपको ये बताना है। तो क ऑप्शन हमारा कहता है शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरे करने की योग्यता है। ख हमारा कहता है शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा अपनी इच्छा न पूरी कर पाना है। और ग हमारा कहता है शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों को सम्मान देना है। और घ हमारा कहता है शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों को अवसर देना है। अब ध्यान से 9वें प्रश्न को आपने समझ लिया। इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों के विरोध करने के बावजूद भी उसकी इच्छा पूरा करने का योग्यता के बारे में दर्शाता है। उसके योग्यता को सामने वाले, मतलब कि जिसके पास योग्यता नहीं है, जो कमजोर है, जो शक्तिहीन है, उसके ऊपर थोपा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कॉलेज कैसी संस्था होती है, अनौपचारिक, राजनीतिक, औपचारिक और आर्थिक। तो देखिए कॉलेज जो है जहां पे ज्ञान वगैरह दिया जाता है ये औपचारिक संस्था होती है। ये आप इंपॉर्टेंट भी है 1 नंबर के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बिल्कुल सही तरीके से याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 हमारा कहता है परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह है। परिवार के बारे में भी आपने पढ़ा है, प्रत्यक्ष नातेदारी के बारे में भी पढ़ा है, जिसके क्या होता है बड़े सदस्य बच्चों के पालन पोषण का दायित्व लेते हैं। नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच में वो सूत्र होता है जो या तो विवाह के माध्यम से या वंश परंपरा के माध्यम से या फिर खून के संबंध से, जैसे कि माता पिता भाई बहन संतान आदि को जोड़ता है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन उठता है डैश बंधन, ऐसा कौन सा बंधन है जो व्यक्तियों के बीच में वो सूत्र होता है जो या तो विवाह के माध्यम से या फिर वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों को जोड़ता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारा नातेदारी जो होता है, जो रिश्तेदारी होता है, यहाँ पे नातेदारी का जो बंधन है वो व्यक्तियों के बीच में एक सूत्र होता है, क्योंकि इसमें दूसरे घर से बहू भी हमारे घर में आती है, तो वो नाते के कारण ही तो हमारे परिवार के साथ जुड़ती है। तो ये घ जो ऑप्शन है इसका, ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है डैश प्रथा एक समय में एक से अधिक साथी होने का घोतक है। मतलब कि साथी, फिर से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, साथी का मतलब यहाँ पे पति या फिर पत्नी से है। तो यहाँ पे डैश प्रथा कौन सी प्रथा है जिसमें एक से ज्यादा साथी हो सकता है। किसी महिला को एक से ज्यादा पति हो सकता है या फिर किसी पति को एक से ज्यादा पत्नियां हो सकती है। क्या वो अंतर्विवाह है, क्या वो बहिर्विवाह है, क्या वो बहुविवाह है या फिर वो एक विवाह है। तो देखिए यह बहुविवाह का लक्षण है जिसमें एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ शादी करता है या फिर एक महिला एक से अधिक पुरुष के साथ शादी करती है। तो ऑप्शन ग जो है इसका सही उत्तर होगा। नंबर 13 हमारा कहता है भौतिक पक्ष इसमें से किसमें संदर्भित नहीं है। पहला हमारा है संप्रेषण के उपकरणों से, ख हमारा कहता है तकनीकों से, ग हमारा कहता है यातायात के साधनों से, और घ हमारा कहता है लोकाचार से। अब प्रश्न को समझिए, भौतिक पक्ष इसमें से किससे संदर्भित नहीं है। भौतिक पक्ष मतलब कि फिजिकली, तो लोकाचार से मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ के संबंध को हम भौतिक पक्ष के संदर्भ में
नहीं रख सकते हैं। नंबर 14 फिर से हमारा अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट होता है, कई सारे प्रश्नों में पूछे जाते हैं। अभिकथन ए हमारा कहता है पहचान विरासत से नहीं मिलती अपितु वह व्यक्ति को समाज में इसके द्वारा व्यक्तियों के साथ संबंधों से प्राप्त होता है। जिस समाज में आप रहते हो उसी समाज में आप किस प्रकार के कार्य को कर रहे हो, इससे आपकी पहचान बनती है। तो कारण इसका आर हमारा कहता है व्यक्तियों को उनके द्वारा अदा की गई सामाजिक भूमिका ही पहचान प्रदान करती है। तो ये हमारा कारण आर है। और हम इसमें ऑप्शन को देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन हमारा कहता है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नहीं, ये तो गलत है। ए सही है और आर गलत है, ये भी गलत है। ए गलत है और आर सही, ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन क बच गया, ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। अर्थात इसमें समझिए कि व्यक्तियों की पहचान विरासत से नहीं मिलती, उनको अपना पहचान समाज में कमाना पड़ता है। एक डॉक्टर की पहचान अलग होती है, एक इंजीनियर की पहचान अलग होती है, एक मजदूर की पहचान अलग होती है और एक वकील की पहचान अलग होती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। नंबर 15 हमारा कहता है ऐसे परिवर्तन को डैश का नाम दिया जाता है जो काफी लंबे समय तक धीरे धीरे होता है। ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो बहुत धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक चलता रहता है? तो उसे हम कौन सा परिवर्तन कहते हैं? क्या उसे हम विकास कहते हैं, उद्विकास कहते हैं, धीमा परिवर्तन कहते हैं या फिर तीव्र परिवर्तन कहते हैं? तो देखिए, इसको हम उद्विकास कहते हैं। ऑप्शन ख जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 हमारा कहता है सामाजिक संदर्भ में वैधता इंगित करती है स्वीकृति की स्थिति संतुलन में अंतर्निहित है। ऐसी चीजों को जो वैध है वह उचित, सही तथा ठीक मानी जाती है। देखिए, क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है लेकिन इसमें इंगित करना, संतुलन, अंतर्निहित, वैध करना, उचित, ऐसा ऐसा वर्ड दे दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसको आसान भाषा में समझिए। सामाजिक संदर्भ मतलब सामाजिक मामला, वैधिक इंगित करती है मतलब कुछ ऐसा क्रियाकलाप को दर्शाती है, उसे स्वीकृति देती है, वहां के स्थिति को बैलेंस करती है जो इसके अंदर ही निहित है। मतलब सामाजिक संदर्भ के अंदर ये सारे काम आते हैं कि उस समाज को संतुलन करना है, स्वीकृति देना है, रिजेक्ट करना है। कितना आसान इसका मतलब था, लेकिन कंफ्यूजन बच्चों के शब्दों में होती है। तो जो वैध है मतलब जो राइट है, जो उचित है, जो करेक्ट है, ठीक मानी जाती है, ऐसी चीजें जो उचित, सही तथा ठीक मानी जाती है, उनके लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग करोगे? अवैध। अवैध मतलब होता है अनुचित, खराब। उच्च मतलब बहुत ज्यादा, निम्न मतलब गिरा हुआ, वैध मतलब सही। तो अब आप इसमें क्या शब्द यूज करोगे? इसमें आप घ शब्द यूज करोगे। वैध मतलब करेक्ट, सही है ये। तो यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि शब्दों के अंदर ना इसके उत्तर छुपे होते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा कहता है समाज शास्त्र को कभी कभी डैश के समान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रांति का युग कहा जाता है, ज्ञान का युग कहा जाता है, परिश्रम का युग कहा जाता है या फिर अंधकार का युग कहा जाता है। याद रखिएगा, समाज शास्त्र में हुए परिवर्तन को कभी कभी नहीं, हमेशा क्रांति के युग से नाम से जाना जाता है क्योंकि ये क्रांति था जो समाज में परिवर्तन लाया, समाज के लोगों की सोच बदला। तो ये क्रांति के युग के भी नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18 हमारा फिर से आ गया। अभिकथन ए 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 18वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप में संसार के बारे में सोचने विचारने के बिल्कुल नए एवं मौलिक दृष्टिकोण को जन्म दिया। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई ये 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, अरे उत्तरार्ध मतलब उत्तर की तरफ, पश्चिम मतलब पश्चिम की तरफ। हमें पता है कि यूरोप के देशों से हमने बहुत सारी जानकारियां हासिल की है, हमने वहां के खान पान को एब्जॉर्ब कर लिया, पहनावे को एब्जॉर्ब कर लिया, दिस डैट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि समस्या हमारे देश में फैलने लगी। लेकिन यहाँ पे हम उन समस्याओं की बात नहीं करेंगे, हम किस दृष्टिकोण का वहां पे जन्म हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कारण आर है। आधुनिक उद्योगों की नींव औद्योगिक क्रांति के रूप में रखी गई जिसकी शुरुआत ब्रिटेन के 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल है। पहला अभिकथन कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के पश्चिम यूरोप में जो भी सोचने विचारने का मौका मिला, जो भी नई नई पद्धतियां आई, क्या वो दृष्टिकोण एक नए दृष्टिकोण का जन्म हुआ था? तो कारण कह रहा है कि ठीक है, हम मान लिए वहां पे औद्योगिक क्रांति के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत में ब्रिटेन में 18वीं सदी में और उत्तरार्ध में 19वीं सदी में यह चीजें प्रारंभ हुई। अब हमारे पास ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों सही है।
और आर ए की सही व्याख्या करता है। ध्यान से समझना है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये हमारा पहले गलत हो गया, क्योंकि ये जो है आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। जो हमें पॉइंट यहाँ पे चाहिए था वो पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया है। ख ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब इस बात को समझिए, ए और आर तो सही बात है कि दोनों सही है, क्योंकि ब्रिटेन में भी औद्योगिक क्रांति के बाद सामाजिक परिवर्तन हुआ और सामाजिक परिवर्तन को हम क्रांति का युग भी कहते हैं। लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। इसमें हमें कुछ और पॉइंट्स जोड़ने चाहिए था, यूरोप के साइड से भी और ब्रिटेन के साइड से भी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ख जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज में समाज शास्त्र की औपचारिक शिक्षा 1919 में विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। हमें ये शायद पता है और ये मुंबई से हुआ था। अभी तो ये मुंबई हो गया, लेकिन उस समय ये बंबई था। याद रखिएगा, ये मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया है कि पहली बार समाज शास्त्र की पढ़ाई, सोशियोलॉजी की पढ़ाई पहले विश्व में अलग अलग जगहों पे होता था, हमारे भारत में नहीं होता था। 1919 में पहली बार मुंबई के यूनिवर्सिटी में इसकी स्थापना हुई एज ए सब्जेक्ट। इसे सब्जेक्ट के रूप में लोग पढ़ना शुरू हुए। तो क ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सबसे लास्ट प्रश्न जो है वो 20वां है। फिर से अभिकथन ए, कानूनविद शरद चंद्र राय एक मानव विज्ञानी थे। सही बात है, शरद चंद्र राय के बारे में हमने पढ़ा भी है सोशियोलॉजी में। और कारण यह है कि शरद चंद्र राय ने दिल्ली के रिपन कॉलेज से कानून की डिग्री ली। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, कानूनविद शरद चंद्र राय एक मानव विज्ञान थे, मतलब कि जानकारी इनकी कानून के मामले में बहुत ज्यादा था। लेकिन शरद चंद्र राय जो थे वो दिल्ली के रिपन कॉलेज में कानून की डिग्री नहीं लिया था। तो अब तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो तो सही है, लेकिन आर गलत है। तो ये कहाँ है, ए सही है और आर गलत है, मतलब गौ जो है इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, शरद चंद्र ने दिल्ली से कानून की शिक्षा प्राप्त नहीं की, इसी कारण से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा बन पाया है और यहाँ पे गो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा हमारे 20 क्वेश्चन जो थे वो यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। ये सारे प्रश्न जो थे वो ऑब्जेक्टिव थे। यहाँ पे हमारा खंड ए जो है वो समाप्त हो गया है। खंड ए में हमारे 20 प्रश्न थे जो ऑब्जेक्टिव के थे। तो ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले पार्ट में हमने खंड ए को समाप्त कर दिया है। अब हम खंड बी के या फिर खंड ख के आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास कुल प्रश्नों की संख्या 21 से लेके 29 तक होगा, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसके सब जो है वो हमारे पास 30 शब्दों में इसके जवाब देने हैं। मैंने आपको बताया भी है कि 30 से 40 शब्दों में हम इसके आंसर को लिखेंगे। तो ये जो खंड ख होगा वो हमारे पार्ट 2 में हम इसकी शुरुआत करेंगे। खंड ख में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 20 प्रश्न तो हमारे समाप्त हो गए। अब हम खंड ख की बात पार्ट 2 के वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि ये जो पहला पार्ट आया है वीडियो का, इसको सही तरीके से देख लीजिए और पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। बहुत जल्द पार्ट 2 को भी रिलीज किया जाएगा, जिसमें आपको 21 से लेके टोटल 29 प्रश्नों तक आपके जवाब आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। यदि आपको क्लास 11 सोशियोलॉजी के ये प्रश्न पत्र अगर वाकई में पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।